बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। उस दिन हम सब 2025 में पूछे जाने वाले 12th का जो VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कुछ देख चुके थे। अब कुछ अब बाकी था, तो आज जितना बाकी है वो सारे के सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये वाला क्वेश्चन देख चुके थे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये भी देख लिए थे कि 2 नंबर क्वेश्चन की बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसे शुद्ध गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिन्हें स्क्रीनशॉट करना है वे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी देख लिए थे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा हम कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितनों भागों में युद्ध का वर्णन है। एक क्वेश्चन भी देख लिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। इसे बैक वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, और ये जो क्लास हुई है, जो इतना ये सारे इसका जो हम बढ़िया से बताए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन भी हो गया था कि जारा क्या है, जारा क्या है, मौत है, यहाँ मौत होगा। ये वाला जारा क्या है, मौत है, ये वाला मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुराबा नहीं मिला करते। इस कथन का सस्पेक्ट करना था ये वाला का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे ये वाला। इसके बाद आगे है कि लाहना सिंह का दैव तो बोध और उसकी बोधो दोनों ही अस्पृहणीय हैं, इस कथन का पुष्टि करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। ये क्वेश्चन भी देख लिए है। उसके बाद है आंदोलन के नेतृत्व में के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन के नेतृत्व में किस सत्य स्वीकार करते हैं। एक क्वेश्चन भी हो गया है आप सबका। उसके बाद आगे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, भी यही क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। क्वेश्चन जब पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि बापू मतलब कौन, महात्मा गांधी को कहा जा रहा है, नेहरू कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो पूरा VBA पूछता है और एक दीर्घ में पूछता है। एक क्वेश्चन भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे हैं दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन हम लोग को आज देखना है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या अंतर है। यहाँ से ध्यान देंगे। ये 3 चैप्टर से है संपूर्ण क्रांति से कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या अंतर है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में गहरा संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। अब मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद, यहाँ साम्यवाद बनाइएगा, साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे राज के मतलब यहाँ लिखे है स्टेट, राज या स्टेट का क्षय होता जाएगा, मतलब विनाश होता जाएगा, गिरता जाएगा। उसके बाद संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है कि जितने सारे जब इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण जब 1974 में पटना के गांधी मैदान में जब भाषण दे रहे थे, उसमें वे संघर्ष समितियों से कुछ अपनी इच्छा रखते हैं। वे इच्छा के बारे में वो क्या इच्छा थे वही बताना है। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं है कि चुनाव का खर्चा जो है ना, सबसे पहले चुनाव का खर्चा सबसे पहले कम हो जाना चाहिए। आजकल छोटे से छोटे चुनाव में हम लोग देखते हैं कि मुखिया का ही क्यों ना चुनाव हो, बहुत छोटा स्तर है, इसमें भी 60 लाख 70 लाख ऐसे खर्चा हो रहा है। और उनका सबसे पहले ये अपेक्षा था कि चुनाव के खर्चा सबसे पहले कम करो। दूसरी बात कि गरीब उम्मीदवार को खड़ा करो, न इसके पास पैसा होगा ना किसी को वोट में पैसा देगा, लोग उसी को चुनेगा जो वाकई में उस लायक है। उसके बाद और गरीब की पार्टी भी खड़ी हो सके। अब गरीब पार्टी को खड़ा नहीं हो पाता है, जिसके पास पैसा है आज के जमाने में खड़ा होता नहीं हो पाएगा। तो जयप्रकाश नारायण आज से बहुत साल पहले 1974 में ही ये अपेक्षा अपनी शर्त रखे थे, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है हमारे समाज में। आगे है कि अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी का निधन कहाँ, दिनकर जी का निधन और
किन परिस्थिति में हुआ था। दिनकर के अर्थ हो गया रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था। तो दिनकर जी रामनाथ गोयनका, ये रामनाथ गोयनका कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि रामनाथ गोयनका कौन थे। तो इंडियन प्रेस के मालिक थे रामनाथ गोयनका जी। पोस्ट में यहाँ लिख दिया गया है कि दिनकर जी रामनाथ गोयनका इंडियन प्रेस के मालिक थे। यहाँ मेहमान थे। रात को उनके दिल का दौरा पड़ा, मतलब हार्ट अटैक इसे कह सकते हैं, दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में गोयनका जी ने कहाँ दिनकर जी को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर चारों ओर से औजार लेकर भी खड़े हो गए ताकि जल्दी उनका ऑपरेशन हो सके, लेकिन वे हार्ट अटैक से उनको बचा नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो दिनकर जी की मृत्यु कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ। तो रामनाथ गोयनका जी के यहाँ मेहमान थे। उसी रात में इनको हार्ट अटैक आता है और 3 मिनट में अस्पताल भी पहुँचाते हैं गोयनका जी अपने रिश्तेदार को, फिर भी बचा नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह किन के बारे में, दिनकर जी के बारे में। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। अर्धनारीश्वर, सोच के देखो, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है, आधा नर आधा ईश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा ईश्वर। शंकर जी का कल्पित रूप। शंकर जी के मूर्ति देखे होंगे, एक साइड पूरा क्या है, स्त्री है, एक साइड पूरा पुरुष है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थक आता है। आज के समय की बात पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना नर और नारी को एक समान बतलाने के लिए किया गया था कि नर और नारी एक समान है। जो काम पुरुष कर सकता है वह काम स्त्री भी कर सकती है। जो क्षेत्र पुरुष का है वह क्षेत्र स्त्री का भी है। कोई ऐसा काम नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती है। स्त्री भी पुरुष के समान वो हर कुछ कर सकती है। इस बात को दर्शाने के लिए, बताने के लिए अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया है, यहाँ रखा गया है। वही बात है, उत्तर में सुनिए कि अर्धनारीश्वर की कल्पना नर और नारी को एक समान बतलाने के लिए की गई होगी। नर में नारी का गुण होता है और नारी में नर का गुण निहित होता है। आज यही सार्थक आता है। अब कहिएगा कि नर में नारी का गुण कैसे होता है। भाई, नर में नारी का गुण होता है, अगर हमारे किसी भी पुरुष के अंदर दाया माया है, वो कोनो व्यक्ति को देख के उसको दाया आ जाता है कि ये राम खाने को दे दो, भूखा हुआ करे से। दाया माया का जो रूप है ना, ये स्त्री का रूप है, जो पुरुष में भी होता है। तो नर में स्त्री का रूप हो गया, स्त्री का गुण हो गया, और स्त्री में भी हम पुरुषों का गुण होता है। जैसे पुरुष कैसा है, कठोर है। पुरुष जात को कठोर माना गया है कि वो कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। और कोई बहुत सारी स्त्रियां जो ना सैनिक है, हवाई जहाज तक उड़ाती है, बहुत सारे कार्य करती है पुरुषों की तरह, तो वो कठोर होगी। इसीलिए तो अतः स्त्री में भी पुरुष का गुण होता है। यही बताने के लिए उसकी सार्थकता की गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। VVI साफा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। अच्छा, जिसने गृह जीवन का स्वीकार करके स्त्रियों का अच्छा माना, शादी की, घर बसाया, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। बात उस समय के हैं, बुद्ध के समय की, जब भगवान बुद्ध उस समय जब अपना धर्म चला रहे थे, बौद्ध धर्म, तो उस गौतम बुद्ध उसी व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल करते थे जो स्त्रियों के साथ ना हो। अगर हम मान लेते हैं हम शादीशुदा है, हम उनके धर्म में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें अपनी स्त्री को त्यागना पड़ेगा। तो उस समय बड़ी होड़ चला था, लोग अपनी स्त्री को छोड़कर भी उनके धर्म में जाकर शामिल हो जाते थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कुंवारे लोग थे जो शादी करना चाहे ही नहीं, वो और जाके पहले ही उनके धर्म में शामिल हो गए। इसके आगे की कहानी है, स्त्रियों को भी वे जगह दिए अपने धर्म में रहने के लिए, लेकिन उससे पहले की ये बात बतला रहे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन को स्वीकारा कि भाई हम शादी करेंगे, मेरे बाल बच्चा होंगे, मेरी पत्नी होगी, उनको पत्नी को अच्छा माना, शादी कर लिया, घर बसा लिया, उसे हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग उसे कहते हैं
कि जो गृह जीवन को स्वीकारा ही नहीं, शादी करना नहीं चाह के हम शादी नहीं करेंगे, हम घर नहीं बसाएंगे, हमें दुनियादारी नहीं चाहिए, वैसे व्यक्ति को हमें निवृत्ति मार्ग कहते हैं। यही अंतर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में। इसको कहिएगा कि जिसने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, इसका अर्थ हो गया कि जवन गृह जीवन को स्वीकार कर लिया, स्त्रियों को अच्छा मान के शादी कर लिया और घर बसाया, ऐसे व्यक्ति को हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। जो शादी कर लिया, घर बसाया, और जो गृह जीवन को स्वीकारा ही नहीं, स्त्री को बुरा माना, वो शादी ही नहीं किया, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वैसे व्यक्ति को हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सीधा बात हो, जो शादी कर लिया, घर बसा लिया, बाल बच्चा के साथ रह रहा, प्रवृत्ति मार्ग है। जो शादी ही नहीं किया, उसके नज़र में बाग ब्याह कर बहुत दुनिया का बेकार काम है, वो निवृत्ति मार्ग है। इसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो देखिए, बुद्ध ने आनंद से, इसके पीछे तो बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन समय कम होते हुए हम बहुत जल्द बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। भगवान बुद्ध को धर्म चलाया था जिसका नाम था बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने चलाया था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो चलाया था, इनका जो धर्म चलने वाला था 5000 साल चलने वाला था, 5000 साल। लेकिन बात क्या आई, 5000 साल चलने वाला था, 5000 साल। ये तब चलने वाला था जब इसमें खाली पुरुष था, सिर्फ पुरुष का अनुमति था इनके धर्म में शामिल होने का। अब जो शादी किया था वह व्यक्ति अपना पत्नी के छोड़ के जाके धर्म में शामिल हो गया। सारी स्त्रियां गई रोते हुए, कलपते हुए। स्त्रियों ने कहा कि हम लोग का क्या दोष है, या तो हम लोग को धर्म में शामिल कीजिए, और नहीं तो मेरे पति को वापस कीजिए आप। गौतम बुद्ध से ऐसा ना सवाल किया गया तो हार मान के आज्ञा दे दिए कि स्त्री को कि तू हो धर्म में शामिल हो जाओ। उसके बाद अब भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि इनका सबसे प्रिय चेला भगवान बुद्ध का था आनंद। आनंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये आनंद, जो धर्म 5000 साल चलने वाला था न, अब मात्र 500 वर्ष चलेगा, 500 साल चलेगा। आनंद पूछा काहे गुरुजी ऐसा क्यों? तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं क्योंकि मैंने अब स्त्रियों को धर्म में शामिल होने का अनुमति दे दिया है। ऐसे उनका मानना था कि जिस काम में स्त्रियां हो कोई भी काम सफल नहीं होता है, मन भटक जाता है, मन इधर उधर घूमने लगता है, इसलिए वो स्त्रियों को दूर रखे थे। लेकिन बाद में शामिल करना पड़ा तो जान भी गए थे कि मेरा धर्म अब चलने वाला नहीं था। तब बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 साल चलने वाला था, भी बताया है, लेकिन किंतु अब 500 वर्ष ही चलेगा, मात्र 500। जो 5000 चलने वाला था अब मात्र 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भी अब भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अब तो धर्म में शामिल होगी, और जहाँ नारी होगी वहाँ धर्म कैसे चलेगा? वो सब वहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी सबको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आराम हुई? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि नारी की गुलामी कब से शुरुआत हुई? नारी की पराधीनता कब से शुरुआत हुई? नारी की पराधीनता कब से शुरुआत हुई, अर्थात नारी की गुलामी कब से शुरुआत हुई? मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, अपना जीवन यापन करने के लिए, घर चलाने के लिए कृषि करना शुरू किया। जब नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। छोटी जिंदगी यानी नारी, बड़ी जिंदगी यानी पुरुष। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता यहीं से शुरुआत हुई। इसके बारे में आप समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर। जब मानव जाति कृषि करने का शुरुआत किया, उस समय किसान खेत में गया, स्त्रियां भी साथ गई। तो एक बार की बात है, पुरुष कहा कि सुनो, हम जाते हैं खेत में और धान भेजते हैं, तो घर ही छोड़ पछोड़ दो ना, फटक दो, ताले हम उधर से धान भेज देंगे तो खेतों में क्या काम हो जाएगा। इधर धानमा जब आएगा तो तू फटक फटक के कोठी में लगा दोगी। स्त्रियां मान गई, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, जाइए भेज दीजिए। लेकिन स्त्री अब बात नहीं जानती थी कि मेरा गुलामी यहीं से शुरुआत होगी। अब पुरुष गया खेत में, उधर से सामान सब खेत से अनाज भेजता था, स्त्रियां छोड़ पछोड़ के फटक के कोठी वगैरह में, बोरा वगैरह में रख देती थी, लगा देती थी। धीरे धीरे गांव की सब स्त्रियां देखा देखी वो सही करने लगी। अब सारे पुरुष वो सही करने लगे, स्त्री को कहने लगे तू घरे रहो ना, हम खेत से भेजते हैं
तो तू फटक उटक के कोठी में लगा देना। उस समय कोई मतलब भेदभाव नहीं था। उस समय स्त्रियों को पता नहीं था कि हमारी गुलामी यहीं से शुरुआत होगी। धीरे धीरे अब औरत को लगने लगा कि हम घर में ही रहेंगे, अब पुरुष खेत में ही रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ स्त्री की वो गुलामी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे स्त्री को इतना ना मजबूर कर दिया गया घर में रहने के लिए कि आज भी हमारा समाज उसे घर में रहने के लिए कहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले पुरुष भी कमाता था, स्त्रियां भी कमाती थी। हम लोग का उत्पत्ति आदि मानव से है। आदि मानव अपना भोजन स्वयं लाता था, तो आदि मानवी भी अपना भोजन स्वयं लाती थी। फिर ये पुरुष जाति कहाँ से ऐसे शुरुआत किया? ये धोखा हुआ स्त्रियों के साथ। आज भी कोई स्त्रियां घर में रह रही हो, कह रही हो मेरा कर्म क्षेत्र घर है, तो उससे दूर निकल जाओ, बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा भी कर्म क्षेत्र वही है जो पुरुष का। आज भी किसी भी चिड़िया को देख लो, उसमें भी नर और मादा है। उसमें भी नर अपना भोजन स्वयं लाता है और मादा भी अपना भोजन स्वयं कहीं ना कहीं से लाती है। इसीलिए लेकिन ये स्त्रियां का कि अब आज की स्त्रियों को लगता है कि मैं कमाने लायक नहीं हूँ, मैं घर में रहने के लायक हूँ। अब यही बात उनको पराधीन बनाती है। पहले से ऐसा नहीं चला आ रहा है, ये आगे आके ऐसे हुआ। तो आपका भी कर्म क्षेत्र वही है। उसके बाद आगे, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। बिल्कुल बात सही है। तो बताओ कैसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे? जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है, कैसे? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से रामधारी सिंह दिनकर ने नर और नारी को एक समान बतलाया है। पुरुष जो काम कर सकता है वह नारी भी कर सकती है। इसलिए जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जवन काम पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है, इसलिए दोनों का कर्म क्षेत्र एक समान है। ऐसे उत्तर दे देना आप। अगला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण कैसा है, कैसा लगा? ये 5 चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है रोज। तो रोज चैप्टर से है मालती के घर का वातावरण कैसा लगा। तो भाई मालती के घर का वातावरण हमें अत्यंत सोना लगा, क्योंकि इसकी शादी एक डॉक्टर से करा दी जाती है और डॉक्टर इतना ना बिजी रहता है दिन भर अस्पताल में कि मालती से 2 शब्द बात करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। मालती अपने घर में साफा नीरस जिंदगी जीती है, उबाऊ जिंदगी। लगता है कि काश इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाता, ऐसी जिंदगी जीती है। साफा वो बाहर किसी पहाड़ी क्षेत्र के डॉक्टर है, तब मालती को भी लेकर सदियां बाद वहीं चल गया है। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। मालती दिन भर साफा अकेले रहती है। उस सुबह 6 बजे उठता है, जाता है, 2 बजे खाने आता है, फिर 1 बजे रात को आता है, उसके बाद सो जाता है। मालती दिन भर अपना जिंदगी ऐसा ही काटती है। वही पूछ रहा है कि मालती के घर का वातावरण कैसा लगा। अब लेखक के बचपन का दोस्त है मालती। अब लेखक जाता है अपने ऐसे मालती लेखक के दूर की रिश्ते की बहन लगती है। वो लेखक के बहन है, लेकिन बहन ही मानता नहीं है, दोस्त मानता है। अब लेखक जाता है मालती के घर में पहली बार मिलने, पहली बार मालती को देखने। तब लेखक देखता है कि उसके घर का वातावरण, अरे बाप रे, बहुत दंग है, बड़ा उदासी है, चारों तरफ किसी प्रकार की खुशी नहीं है। वह लेखक यहाँ प्रश्न यहाँ है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। वही लेखक बताते हैं कि मालती के घर का वातावरण हमें अत्यंत सोना लगा। चारों तरफ उदासी के बादल मंडरा रहे थे, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मालती के ऊपर दुखों की छाया घिरा हुआ है, जिसका सहन करते करते मालती दुखों की रानी बन बैठी है। अगर वही मालती का पति उसे 2 शब्द बात कर लेता, मालती से समय समय पर कभी कभी फोने कर लेता, कह देता तुम खा लो, हम बाद में आएंगे तो खाएंगे। मालती दिन भर इंतजार करते थे, वो 2 बजे खाने आता था। तो मालती की जिंदगी ऐसे नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय दीजिए। अभी हम बताए हैं कि दूर के रिश्ते की बहन थी मालती, पर लेखक उसे बहन नहीं मानता था, अपनी दोस्त मानता था। ठीक है, देखिए मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु लेखक उसे दोस्त मानता है। लेखक उसे क्या मानता है? दोस्त। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे भी है, मारामारी भी हुआ है, पढ़ाई भी साथ साथ हुई है। भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाई बहन के रिश्ते में बंधना। तब भ्रातृत्व या छोटे संबंधों में नहीं गिरा, छोटे बड़ों के संबंधों में नहीं गिरा। वे नहीं मानी है कि भाई है मेरे, बस वो रिश्ते को बरकरार रखी है। आगे वो बड़ी मस्त क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है। यह 5 चैप्टर से है। यह पहाड़ी इलाका में जब पैर में कांट गड़ जाता है, कांटा चुभ जाता है और उसको इलाज समय पर नहीं किया जाए तो गैंग्रीन बीमारी होता है। गैंग्रीन जो धीरे धीरे हड्डी को प्रभावित करता है। तो उस समय ऐसा हालत हो जाता है कि या तो कभी कभी पैर या हाथों काटना पड़ जाता है, जहाँ गड़ा हुआ है
वो हाथे काटना पड़ेगा। वह गैंग्रीन की बात है कि गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन है। गैंग्रीन क्या है, देखिए गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक, जो पैर में कांटा चुभने से हो जाता है, धीरे धीरे सारे अंगों को प्रभावित करने लगता है, इसलिए कभी कभी हाथ या पैर काट कर भी हटाना पड़ता है। पहले बता दिए गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जो पैर में कांटा चुभ जाने के कारण हो जाता है। अपने गांव में गोखला का नाम सुने हैं, वही है, लेकिन वो पहाड़ी इलाका के कांट बड़ा बड़ा होता है, हड्डी तक चुभ जाता है, हड्डी को प्रभावित करने लगता है, उसी का नाम क्या है, गैंग्रीन। ये सब क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में पूछता है कि यहाँ से स्पष्ट करें। ये 5 चैप्टर से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था, लेखक लिखते हैं, जब अब मालती से अपने दोस्त से मिलने जाता है शादी बाद, 4 साल बाद मिलने गए शादी के, मालती की शादी जब 4 साल हो गया तो 4 साल बाद मिलने गए, तो लेखक को ऐसा लग रहा था इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात है, अज्ञात रह कर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे या घर जैसे या मालती। लेखक कहते हैं कि हम वहाँ गए न, धीरे धीरे हम मालती लेखा होते जा रहे थे। मालती जैसे निर्जीव, मतलब मारा हुआ टाइप से दिन भर समय बिताते थे, वैसे हम भी होते जा रहे थे। मतलब जैसा वातावरण रहता है आदमी वैसा ही धीरे धीरे होता चला जाता है। लेखक यही कहना चाहता है, तो इसी बात को लिखना है। क्या इसका क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के रोज शीर्षक कहानी से संकलित है, जिसके रचनाकार आधुनिक हिंदी के सहित प्रमुख कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। इसको शॉर्टकट में अज्ञेय जी सिर्फ कहा जाता है। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से लिखा है कि मैंने मालती के घर में कदम रखा, यहाँ में होगा, मैंने मालती के घर में कदम रखा, बातचीत हुई और आराम करने के लिए जब बिस्तर पर लेटा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में छाया घिरी हुई है जो अज्ञात रहकर भी मालती को वश में कर ली है और मानो मुझे भी वश में कर रही है। जिस प्रकार मालती नीरस निर्जीव सा हो गई थी, उसी प्रकार मैं भी नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ। जैसे मालती का घर वैसे मालती हो गई थी, अर्थात जिस प्रकार मालती का घर, आंगन, वातावरण सब अशांत और उदास हो गया था, उसी प्रकार मालती भी उदास, निर्जीव और नीरस, ये नहीं होगा, वो नीरस अशांत हो गई थी। ये पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। आगे हैं, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखें कि मालती के चरित्र, मालती कैसी लड़की थी, इसके बारे में लिखना है। मालती का चरित्र कैसा है? मालती एक गांव की चंचल सी लड़की है जो थोड़ा शरारती भी है, बहुत बदमाशी भी बचपन में करती है। किशोर अवस्था में जब जवान होती है, किशोर अवस्था में उसकी शादी एगो डॉक्टर से कर दी जाती है। उसका पति दिन भर अस्पतालों में रहता है। मालती से 2 लफ्ज बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं है, जिसके कारण मालती बहुत उदास रहती है। वह रोज अपने समय को काट रही है, जी नहीं रही है, अपने समय को काट रही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? बड़ा मस्त क्वेश्चन है, भगत सिंह का यह चैप्टर होगा कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग
क्यों, यहाँ क्यों होगा। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, क्यों भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए कि कल उन्हें देश की बागडोर अपनी हाथों में लेनी है। अगर विद्यार्थी भाग न लेंगे तो आने वाले दिन में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जिन्हें स्क्रीनशॉट मारना होगा वे स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे। आगे की भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं है, कि भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखे हैं, क्या चाहत रखे हैं, ठीक है। उत्तर होगा कि भगत सिंह की विद्यार्थी से अनेक अपेक्षा है, बहुत सारी इच्छा रखे हैं। पहली इच्छा, विद्यार्थी देश को आज़ाद करने में पूर्ण तन मन धन से सहयोग करे। पहली बात, जब उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, जिस समय की बात वो इच्छा रखे थे। दूसरी बात, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी देश की अस्तित्व की रक्षा करे। आगे, विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग ले और देश का संकट आए तो खुद को झोंक दे, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा। भी क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उसके विचार को स्पष्ट करें। भगत सिंह कैसी मृत्यु को सबसे सुंदर मृत्यु कहा है। अब अगर कोई चाहता है कि हम आत्महत्या कर ले तो सबसे कायर का काम है, ऐसा क्यों, इसी का उत्तर देना है आपको। इसका उत्तर देखते हैं कि देश के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा। देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाना, ऐसी मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा। ऐसे होगा कि देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाना, ऐसी मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। और पत्र के माध्यम से सुखदेव को भगत सिंह का मित्र थे, पत्र के माध्यम से सुखदेव का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत कष्टों से आत्महत्या करना एक कायर का काम है, संघर्ष करते हुए शहीद हो जाना बहादुर का काम है, कि तो आत्महत्या नहीं करना। लगता तो जेल में इतनी कठोर सजा दी जाती थी इनके भगत सिंह और इनके मित्रों को, तो कहते थे कि बस आत्महत्या नहीं करना, शहीद हो जाएंगे संघर्ष करते हुए पर आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या करना किसका काम है वो कायर लोगों का। अगर कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। बड़ी मस्त क्वेश्चन है कि भगत सिंह अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी हो। लड़ाई के समय क्रांतिकारी भावनात्मक एवं संवेदनशील होते हैं, तो मेरी फांसी के बाद सारी भारतीयों पर असर पड़ेगा और देश आज़ाद हो जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, कि भगत सिंह अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी देना। समझ गए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। 1 मिनट। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे काट कर इसे समतल भूमि बना दिया, बराबर भूमि बना दिया। अतः चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का यही कारण है। कहने का मतलब है कि बिहार में इतना बाढ़, चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण में इतना बाढ़ काहे आता है, बाढ़ इतना बढ़ने का क्या कारण है।
तो इसका उत्तर है कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल था, लेकिन लोग जंगल को काट करके खेती लायक भूमि बना दिया। अब बाढ़ ज्यादा आता है। अब पहले बाढ़ आता था, जितना पेड़ पौधा था वो सब बाढ़ को रोक लेता था, लेकिन अब रोकने के लिए पेड़ पौधा है ही नहीं। समतल भूमि है, बाढ़ आती है सीधे बहौले चल जाती है। कारण यही है कि अब धीरे धीरे लोग काट कर जंगल को काट कर समतल भूमि बना दिया, अतः इसी कारण ज्यादा बाढ़ आती है। आगे इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है, अगला क्वेश्चन है। तो इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय है मिलजुल कर रहना। इसका उत्तर याद रखिएगा। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का अर्थ है मिलजुल कर रहना। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था। प्रथम राजा नान्यदेव थे, इसके बाद कई हुए लेकिन सब मिलजुल कर रहे थे। ठीक है, अगला भी ये क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर किसे कहते हैं? धांगर का अर्थ बताओ। धांगर अपना समय धांगरा वो धांगर। तो ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। इस लिखेंगे हाँ, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के सिलसिले में लाए गए थे। किसको? धांगर जात सबको। तो 18वीं शताब्दी में उसको लाया गया था बुला के चल दिन भर जो काम करेगा उसका पैसा हम तुम्हें देंगे। नील की खेती में बड़ा मेहनत होता था और सब कोई, और धांगर जात बड़ा मजबूत होता है, तो धांगर जात को लाया गया था ताकि ज्यादा मेहनती होता है, मेहनत करेगा हम इसके बदले में पैसा देंगे, इसलिए धांगर जाति को लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धांगर तो समझिए। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारू जाति, ये भी थारू जाति की बात हो रही है कि थारुओं की कला का परिचय। उस थारू समय 12 कला होता है, उस कला का परिचय अपने शब्दों में देना। देखिए, थारुओं की कला उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है। वे अपनी कला का बहुत ढंग से मानते हैं। धान रखने के लिए सिंक मतलब छिपुली टाइप से बनाते हैं, डगरा छोटा। सिंक की टोकरी कई रंगों से रंग कर कोई डिजाइनों में बनाते हैं। झोंपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी भी आकृति भी कलापूर्ण है। दीपक रखने के लिए भी बड़ा सुंदर वो दो टाइप से बना देते हैं। सबसे मनोहर कला नवावधु मतलब नायक कन्या के हैं, नवावधु का है। हर नवावधु दोपहर का खाना लेकर अपने पति के लिए खेत में जाती है। वो नियम है थारू जाति का कि पति के लिए खाना लेकर जाना पड़ेगा खेत में दोपहर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीलहे किसानों पर अंग्रेज नीलहे का अर्थ होगा नील की खेती करने वाले को नीलहे कहा जा रहा है। नील की खेती करने वाले को नीलहे कहा जा रहा है। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे कि जो किसानों से यहाँ खेती कराई जाती थी, किसानों से, वो नील की खेती करने वाले किसान पर क्या अत्याचार होता था? अंग्रेज क्या अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज नीलहे किसानों पर काफी अत्याचार करते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। आगे की अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीलहे किसानों पर काफी अत्याचार करते थे। वे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हर किसान को 20 काठा जमीन में से 3 काठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, अर्थात 3 कठिया इसे कह सकते हैं। किसान के घर में शादी या विवाह के मौके पर अंग्रेज नजराना लेता था। अंग्रेज को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए भी किसानों से ही पैसा वसूल करता था। कहते कि उस समय क्या नियम था, बहुत मतलब सबसे पहले इतना जाने कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर, नील की खेती करने वाले किसान पर बहुत अत्याचार करते थे। वे जबरदस्ती कहते थे कि अगर तोरा 20 काठा जमीन बा तो 20 काठा जमीन में से तुम्हें 3 काठा नील की खेती करना ही होगा, किसी भी हालात में तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी नियम को 3 कठिया भी कहा गया है। क्या कहा गया है? 3 कठिया कहा गया है। अगर मान लो कोनो किसान के बेटी के शादी है, घर में किसान के बेटी के शादी है, तो अंग्रेज इसकी बेटी की शादी तब होने देगा जब बदले में उसे पैसा या धन लेगा, ना तो वो शादी नहीं होने देगा। ऐसा नियम लगा दिया था। समझो गुलाम भारत की क्या स्थिति रही होगी उस समय। उसके बाद अगर कोनो अंग्रेज मान लो बीमार पड़ गया तो किसान से जाकर ही पैसा लेता था, सब किसान से वसूलता था, तो हमें इलाज कराना है।
इतना अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने दिलचस्पी क्यों नहीं लिया? तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज इसलिए दिलचस्पी नहीं ली कि उस समय दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रहा था। अब पुल बन जाता तो क्रांति की संख्या उत्तर भारत में भी फैल जाता, इसलिए गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज दिलचस्पी नहीं लिया। अंग्रेज कह दिया था कि हम गंगा नदी पर पुल बनाएंगे, जैसे पटना में गंगा नदी पर पुल है, वो पुल बनाने के लिए कि हम पुल बनाएंगे। लेकिन देखा कि दक्षिण बिहार में दक्षिण बिहार में बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा था, सारा लोग रोड पर उतरा था कि अंग्रेज को भगाना चाहता था। तब अंग्रेज सोचा कि अगर मान लो हम गंगा पर पुल बनाते हैं तो उधर वाला क्रांतिकारी लोग अब इधर उत्तर भारत में भी आ जाएगा, इधरों हम मेरा ही नुकसान होगा, सब लोग और हमें को भगाने के लिए तुल जाएगा। अतः वह गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी क्या उनके आदर्श क्या था कि हम कैसी शिक्षा दें बच्चों को, इसके बारे में पूछ रहा है। गांधी जी कैसी शिक्षा बच्चों को देना चाहते थे? गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श यही था कि संस्कार और चरित्र निर्माण देना। गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श यही था, संस्कार और चरित्र निर्माण देना, ताकि इन दोनों के आधार पर बच्चे अपने जीवन काल में हर कामों को, समस्याओं को समाधान भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे? एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये वाला कि पुंडलिक जी कौन थे। याद रखिए पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, आगे है पुंडलिक जी कौन थे। तब पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जिसे गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितहारवा बुलाया था ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा दे सके और ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति जो भय था उस भय को हटा सके। पूछेगा पुंडलिक जी कौन थे? कहिएगा एक शिक्षक थे जो जिसे गांधी जी ने बुलाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज जितने लोग किसान सब डरता था अंग्रेज से, उस न डरे, उसको निर्भीकता दे, उसको वैसा काम करने के लिए पुंडलिक जी को बुलाया गया था। आगे है कि बिस्नी और मुनि की किसकी प्रतीक्षा है वे डाकिये की राह क्यों देखती है? हम आगे एकांकी में अगला चैप्टर। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुनि को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह प्रतिदिन चिट्ठी के लिए देखती है। बस हो गया। बिस्नी को अपने बेटा और मुनि को अपने भाई की प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखता है, क्योंकि वो लड़ाई में गया है, लड़ाई लगी है देश से। चिट्ठी लिखता है तो इनके दिल के तसल्ली मिलती है कि चलो मानव अभी जिंदा है, कोई दिक्कत उसे नहीं है। मानक, इनके बिस्नी के बेटा का नाम क्या है? मानक है। यहाँ बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? अगला क्वेश्चन है बिस्नी, यहाँ बिस्नी होगा, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तब मुनि की विवाह की चिंता, बिस्नी की बेटी के नाम है मुनि, अब मुनि की विवाह की चिंता के कारण बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। बिस्नी की घर की स्थिति खराब है, मानक के सिवा कोई और कमाने वाला नहीं है। अगर मानक नहीं जाएगा कमाने तो अपनी बहन की शादी कैसे करेगा? इसीलिए वे क्या करती है कि अपने बेटे मानक को लड़ाई में भेज देती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताएं कि एकांकी किसे कहते हैं या नाटक किसे कहते हैं। इसको संक्षेप में मतलब बहुत छोटा, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा, इसे छोटा में बताना है कि एकांकी क्या है और नाटक क्या है। ठीक है, उत्तर होगा इसका एकांकी और नाटक में काफी अंतर है, दोनों बहुत बात अलग अलग है। एकांकी और नाटक में बहुत अंतर है। एकांकी में चरित्र विकसित रूप से दिखाया जाता है, चरित्र, और जबकि नाटक में किसी एक पात्र का विकास दिखाया जाता है। एकांकी में केवल एक अंक होते हैं। यहाँ देखिए, एकांकी में केवल एक अंक और नाटक में अनेक अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि दोनों लड़कियां कौन है? तो दोनों लड़कियां ब्राह्मा देश की रहने वाली है। दोनों लड़कियां ब्राह्मा के रंगून शहर से आई है। ब्राह्मा और जापान के बीच युद्ध चल रहा है
वहाँ बहुत सी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों लड़कियां 13 दिन पैदल चलकर जंगल के रास्ते से अपने जान बचाकर बिस्नी के गांव पहुंची है। इसी लड़ाई में कौन कौन, ब्रह्मा और जापान के बीच चल रहा है। इसी लड़ाई में बिस्नी अपने बेटा मानक को भेजती है लड़ने के लिए। क्यों? ताकि जाएगा कमा के पैसा लाएगा तो हम उन्हीं की विवाह कर देंगे। इसी लड़ाई में गया है ब्रह्मा और जापान की लड़ाई में। अब वहाँ के लोग सब होते से भाग रहा है पैदले, ताकि हम जितना जल्दी हो जाए अपन जान बचा के भागे ना, तो इतना बड़का बड़का बम गोला चल रहा है कि मर जाएगा सब, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। इतना जानिए कि कहानी में क्या है, एक माँ है जिसकी नाम बिस्नी है, अब बेटी है जिसका नाम कथी है, मुन्नी। अब बेटा है, ये बिस्नी का है माँ, मुनि कौन है, बेटी। अब मानक कौन है, मानक। मानक बिस्नी का बेटा है, अब मुनि का भाई है। ठीक है, तो ये गया है मानक युद्ध में, ब्रह्मा और जापान के बीच युद्ध चल रहा है, तो युद्ध लड़ने गया है। अब बिस्नी हमेशा चिंता में रहती है कि क्या पता हमारे बेटा का चिट्ठी नहीं आ रहा है, मर तो नहीं गया कुछ, मतलब बोलती नहीं है मुँह से, लेकिन डर इसी बात का है कि मानक को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। तो जब टेंशन में रहती है तो इनके एगो पड़ोसी है बिस्नी का, घर के अगल बगल में का रहने वाली, जिसका नाम कुंती है। वह कुंती आती है, अब बिस्नी को समझाती है, तसल्ली देती है कि मानक जरूर आएगा घरे, कि ए बिस्नी काहे, ए बिसंदेई, प्यार से कहती है कुंती बिस्नी को कि ए बिसंदेई तुम काहे परेशान होती हो, मानक जरूर आएगा, तुम परेशान ना हो। यानी बिस्नी का पड़ोसन है कुंती। ठीक है, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे, यहाँ से हम लोग सीधे उत्तर देखेंगे। कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे, अगला क्वेश्चन है। तो कुंती बिस्नी का पड़ोसन है, बता दिए हैं। वह उदार एवं व्यवहारिक महिला है, वह हमेशा बिस्नी को सांत्वना देती है कि मानक की चिट्ठी जरूर आएगी, मानक को कुछ हुआ नहीं होगा। आगे मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो देखिए, मानक मतलब अपने देश की ओर से और सिपाही दूसरे देश की ओर से, ये दूसरे मुल्क का, दोनों अलग अलग मुल्क का रहने वाला है। तो इनको मुल्क के कारण दोनों के बीच दुश्मनी है। मानक चाहता है कि हम सिपाही को मार दे, और सिपाही चाहता है कि मानक को मार दे, क्योंकि मुल्क के बीच दुश्मनी है, दुश्मनी के कारण एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं कि दोनों अपने अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक है। आपसी दुश्मनी कोई भी नहीं है, अपने अपने राष्ट्र को लेकर दोनों के बीच क्या है, दुश्मनी है। आगे है कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। मानक स्वयं को वहशी कहता है और जानवर, इससे भी बढ़कर हूं मैं, वो कहता है। और ऐसा क्यों कहता है, कारण क्या है। तब मानक स्वयं को वहशी करता है क्रूर, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ होता है क्रूर, ये नहीं होगा, क्रूर। और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है कि उसके सामने दूसरे मुल्क का सिपाही खड़ा है। ये कहता है कि मैं वहशी और जानवर से भी ज्यादा खराब हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। सिपाही को कहता है, उसे मारकर अपने राष्ट्र को बचाना चाहता है। आगे के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य आदर्श क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य। बस इतना ही उत्तर हो जाएगा बेहतर, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि मानव जीवन के संपूर्ण दृश्य संबंध काव्य में होता है। अगला है कि कला के लिए सिद्धांत क्यों है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, सॉरी यहाँ होगा क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला का सिद्धांत परगीत है। कला का सिद्धांत परगीत है, क्योंकि परगीत मुक्तकों में एकांत में बैठकर जो गीत गाए जाते हैं वह कला का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है कि परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, कि परगीत किसे कहते हैं, अपने भाषा में बताओ। इसके बारे में क्या धारण प्रचलित रही है, ये भी बताने के लिए कह रहा। ठीक है,
तो एकांत में बैठकर गाए जाने वाले गीत को प्रगीत कहते हैं। एकांत में बैठकर गाए जाने वाले गीत, हम एकांत में बैठकर जब गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, उसे गीत को हम प्रगीत काव्य कहते हैं। इसके बारे में यही धारणा प्रचलित रही है कि यह काव्य की कोटि में आती है। इसके भावपूर्ण गीत, इसमें भावपूर्ण गीत लिखे गए होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचना से सहमत है? अपने विचार दें। इसका उत्तर होगा कि आधुनिक प्रगीत काव्य व्यक्ति के जीवन चरित्र बताने के अर्थ में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं, क्योंकि गुप्त जी के प्रबंध काव्य में सिर्फ नाटकीयता का समावेश है, साथ ही सामाजिक संघर्ष के बदले आत्म संघर्ष है। अतः आधुनिक प्रगीत काव्य के आलोचना से हम सहमत हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को आधुनिक कविता को क्या विशेषताएं आलोचना ने बताई हैं? हिंदी को आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचना ने बताई है? तो हिंदी की आधुनिक कविता की विशेषता आलोचना बतलाते हुए कहते हैं कि आधुनिक कविता में तुक बहुत कम है, फिर भी जीवन की गहरी उल्लेख करती है। कविता के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। बस ध्यान से आप लोग खाली इसको देखते जाइए, सीखते जाइए। इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो नोट्स है हम आप सबको मैसेज कीजिएगा, हम डाल देंगे, नोट्स देख लीजिएगा। बेशक अभी समझने की आवश्यकता है, इसे समझते जाइए। आगे कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं? ये आत्मकथा है, जूठन पाठ से क्वेश्चन है, जूठन। तो विद्यालय में लेखक के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घटती है, बहुत ही खराब घटना घटती है। जब हेडमास्टर यह जान जाता है कि लेखक चूहरे जाति का है, ये जाति इधर से होगा, चूहरे जाति का है मतलब नीच जाति का है, चूहरे जाति का है, तो जबरदस्ती विद्यालय के कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। विद्यालय में लेखक के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घटती है। जब हेडमास्टर जान जाता है कि तो चूहरे जाति का है, नीचे जाति का है, तो जबरदस्ती बहुत सारा बरामदा, स्कूल सब बहरवाने लगता है कि तुम्हारा काम ही यही सब काम करना, तुम नीचे जाति से काम करो, काहे नहीं करेगा, ऐसा होता है। आगे पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, इसका पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। इसका देखिएगा आगे। पिताजी ने स्कूल में अपने बेटा माने लेखक के बारे में, लेखक स्वयं है इसमें, लेखक को झाड़ू लगाते देखा। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? पिताजी ने स्कूल में अपने बेटा को झाड़ू लगाते हुए देखा। बेटा को देखते ही पिताजी को रोते रोते सारी घटना सुनाई कि पापा जबरदस्ती हमसे हेडमास्टर साहब हमसे झाड़ू लगवा रहे। देखे पिताजी को तो रोने लगे, सारी घटना बताए। सारी घटना सुनकर पिताजी ने हेडमास्टर को धमकाया कि मेरे बेटों से ऐसा क्यों करवाया, नहीं करवाना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? किन बातों को? तो लेखक के परिवार के लोग दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे और बदले में सिर्फ जूठन मिलता था, खाया हुआ जूठा भोजन मिलता था, और साथ में गालियां भी मिलती थी। गाली भी बहुत देता था बड़े जात के लोग उस समय। इन्हीं सब बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे चुभने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक क्यों विचलित हो जाते हैं? तो सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में लेखक के परिवार के लोग 10 मिनट पहले ही से काम किया था, 10 दिन पहले से काम किया था, और शादी के दिन जूठन तक नहीं दिया खाने के लिए, और ऊपर से गाली दिया और अपमान किया। आज उसी का पोता, किसका? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है सुरेंद्र सिंह। ये लेखक के घर खाना खाकर उनके खाना का बड़ेपन कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। यही बात सोचकर लेखक विचलित हो जाते हैं कि एगो समय था कि एक दादा सारा कामों करवाता था और साथ में जूठन तक नहीं देता था, मांग लेते तो 1000 को गाली देता था। आज समय देखो, जिनके दरवाजे पर मुझे बैठने की औकात नहीं थी, उसका पोता मेरे घर में बैठ के खाना खा रहा है। ये भी कह रहा था लेखक को कि आप जैसे लोग जैसे खाना खाते हो, हम लोग कहाँ कहीं खाते हैं।
ऐसे बोल रहा था। ये बात लेखक को याद आती है पहले वाली, अब विचलित हो जाते हैं सोच के कि क्या समय था और हम क्या समय है। सारा का सारा खेल पैसा और ओहदे का होता है। लेखक पैसा आया, ओहदा आया, देख लिए उसका पोता उनके घर में खाना खा रहा है। लेखक के भाभी क्या कहती है, लेखक के भाभी क्या कहती है, अगला क्वेश्चन है उनके कथन का महत्व बताइए। तो लेखक चमड़े का बोझ सिर पर लादे खून से लथपथ बेहाल जब घर पहुंचा तो लेखक की भाभी कहती है इनसे काम ना करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। अतः भाभी के शब्द लेखक के भीतर आज भी अंधेरे में रोशनी बनकर चमकती है। उस समय चूहरे जो जात था, छोटा वर्ग था, वो जब माल वगैरह भैंसी बैल ये सब मर जाता था तो उसी सब का काम था जाकर उधर फेंकना, और उधर से फेंक कर चामड़ा छिल के लाते थे, ढोल वगैरह बनाने के लिए सुने होंगे। वही लेखक एक दिन लदले आया, साफल लथपथ था, खून से पूरा गिरा हुआ था खून जो चमड़ा में से। वही इनकी भाभी देखी तो कही कि पढ़े में तेज लड़का है, काहे सा काम करवा रहे, भूखे रह लेंगे, नहीं खाएंगे खाना मजूर। लेकिन लेखक से इनके बारे में कहे कि इनसे काम नहीं करवाओ। आगे डायरी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायरी किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह दर्पण है, एक आईना है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के मन के भाव और कष्टों का विवरण जान सकते हैं। क्योंकि दिन भर जो सारी घटनाएं घटी रहती है ना, कोई भी व्यक्ति डायरी में बैठकर शांति से सारी बात लिख देता है। और तो हम किसी का डायरी पढ़ लिए, समझो हम सब कुछ उसका पढ़ लिए, हर कुछ उसका भाव जान के, उसके क्या क्या किया है, नहीं किया है, क्या मन में है, हर कुछ जान गए। इसीलिए यही बताया कि डायरी क्या है। ठीक, तो डायरी किसी भी व्यक्ति का वह साक्ष्य है, एक हकीकत है उसके जो वह लिखता है। आगे डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? भाई डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डायरी का लिखा जाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि दिन भर जो घटना घटी रहती है ना, शाम को शांति पूर्वक बैठ कर पूरा उस याद कर करके लिखना पड़ता है, इसीलिए इस होते का मुश्किल कहा जाता है। उत्तर देखिए कि डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है कि प्रतिदिन की घटी घटनाएं याद करके लिखना पड़ता है, इसलिए यह मुश्किल है, लिखा जाना मुश्किल है। दूसरे शब्दों का सुनिए, डायरी वह दर्पण होता है जिसमें जिंदगी की हर घटनाएं लिखना पड़ता है। आप पिटाए होइएगा वही लिखिएगा, जो घटना घटी हो सब लिख देता है व्यक्ति। कभी कभी शब्द होते हैं तो लिखने का भाव नहीं होता, इसी कारण डायरी लिखा जाना बहुत मुश्किल है। आगे है रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है? रच देना और रचे नहीं है, हम पूरा जिए हैं, भोगे हैं, उस दोनों में क्या अंतर है? तो रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में यही संबंध है कि आदमी जो अपने से रचता है, मतलब जो अपने से लिखा, वह रचा हुआ यथार्थ है, वह रचा हुआ यथार्थ है। और दूसरे के रचे हुए यथार्थ पर जो जीता है वह भोगा हुआ यथार्थ है। जैसे हम लोग यथार्थ को भोग रहे हैं, पिता के संपत्ति पर हम लोग राज कर रहे हैं तो हम भोगा हुए यथार्थ है। हम अपना से जमीन खरीद के घर बनाएंगे, अपना से कुछ करेंगे तो उसे हम राचा हुए यथार्थ कहेंगे। अपना से अगर हम जमीन खरीद कर कुछ कर रहे हैं तो हम वो रच रहे हैं। अब पिताजी के जमीन पर जी रहे हैं, वह भोगा हुआ यथार्थ कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? उत्तर है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में नहीं, सुरक्षा अगर कहीं है तो वह सूरज की रोशनी में है, लड़ने पीसने पीटने खटने में है। अतः लेखक डायरी को सिर्फ एक सुरक्षा के रूप में देखना चाहता है। आगे चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था, इसके बारे में उत्तर देना है। इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर होगा कि चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शोख और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरण बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतना ही तेजी से अपनी ओर खींचते भी है। यही पढ़ा था लेखक ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक अपने किस डर की बात करता है? लेखक अपने किस डर की बात करता है, इस डर की हैसियत क्या है, अपने शब्दों में लिखे। लेखक किस डर की बात करता है? ठीक है, उत्तर होगा लेखक अपने डायरी में दो तरह के डर की बात करता है। दो डर है,
दो तरह के डर की बात करता है, दो डर। पहला डर यह है आर्थिक, और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का डर। आर्थिक और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने प्रियजनों को खोने का डर आर्थिक तंगी का वजह से बताने के लिए बड़ी चतुराई से बीमारी का सहारा लिया है। ठीक है, उसके बाद तिरछ क्या है, कहानी में किसका प्रतीक है, इसको देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBI है सापा। तिरछ क्या है, तो तिरछ एक विषखापर जानवर है, काले नागों से 100 गुना ज्यादा जहर उसमें होता है। कहानी में यह भयात्मक का प्रतीक है, कहानी में बहुत भयात्मक, बहुत डर का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि तिरछ एक बहुत विषखापर जानवर है, उसमें काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। एक बार आदमी को काट ले तो जिंदा नहीं रह सकता है, ऐसा माना गया। आगे, तिरछ को जलाए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है, कि लेखक जब तिरछ को जलाने जाता है, मतलब तिरछ बहुत विषखापर, बहुत विषाला जानवर, चैप्टर में इसका वर्णन के हिसाब से कि तिरछ को जलाए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है, कि जब लेखक तिरछ को जलाने जाता है ऐसा लगता है कि पूरा जंगल हम देख लिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक के सपने में तिरछ आता था। वही जंगल, जिस जंगल में गए है वो जंगल सपने में आता था, इसीलिए वो इसको लगता है कि तो परिचित है, हम देखे हुए हैं। उत्तर होगा, तिरछ को जलाए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि लेखक के सपने में यही जंगल, यही तिरछ को देख चुका था, सपने में सब घटना देख चुका था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत है। तो कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम बिल्कुल सहमत है, क्योंकि शहर के लोग मतलबी और तिरछ के समान बड़ा जहरीला होता है। कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी इसका जवाब है कि कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम बिल्कुल सहमत है, क्योंकि शहर के लोग मतलबी और तिरछ के समान जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन, हालांकि थानू कहता है, थानू कौन है, इसमें लेखक का मित्र है। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया है कि तिरछ के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। जब तिरछ पिताजी को करता है तो ठीक कल होके 24 घंटे पर ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। थानू द्वारा लेखक को कही गई बातें सही साबित हो जाता है कि तिरछ के काटने से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक को अब तिरछ का सपना क्यों नहीं आता है। लेखक के सपने में अब तिरछ नहीं आता है, ऐसा क्यों। तो लेखक को अब तिरछ के सपना नहीं आता है क्योंकि लेखक अपने खुद हाथों से तिरछ को जंगल में जाकर जला दिया होता है, इसीलिए अब वो सपना नहीं आता है, क्योंकि तिरछ अब मर चुका है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है जीवन को खुद को परिचित कराना, जीवन को खुद से खुद को परिचित कराना। इसका कार्य सिर्फ नौकरी और व्यवसाय करना नहीं है, जीवन को समझना भी है। आगे है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो लेखक के अनुसार ये पक्षी, ये फूल, ये वैभव, ये वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य मतलब मछली, ये सरिता मतलब नदियाँ, ये सब हमारा जीवन है। अतः लेखक इसका परिचय कई रूप में देते हैं। ठीक है, आगे है कि जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती, ऐसा क्यों। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी कि जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों। तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण मनुष्य किसी भी काम को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाता है, उसके भीतर असफल और हानि का डर बना रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का काफी स्थान है। ये ऐश्वर्य, ये गहराई, ये सुंदरता, ये प्रेम, ये सभी महसूस करेंगे जब कोई विद्रोह करेगा।
विद्रोह के बिना हम खुद को नहीं समझ सकते हैं। विद्रोह जरूरी है जीवन में, ताकि तुम अपने आप को समझ सको, अपने आप को समय दे सको, अपने आप को समझने का मौका मिल सके। वरना इंसान इतना बिजी है कि खुद को समय नहीं है खुद को समझने के लिए, बस दूसरों को समझ रहा है। आगे है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, तीनों एक जैसा प्रक्रिया नहीं है। कैसे? तो क्रांति सीखना, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इन तीनों में मनुष्य को विरोध की भावना अपनाना पड़ता है और अपनी महत्वाकांक्षा को दमन करना पड़ता है, निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। क्वेश्चन, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल, स्वच्छ और सच्चा होता है, उसी प्रकार कवि की एक आंख है। इसके बाद आप सबको नोट्स भी मिल जाएगा, बस ध्यान से देख लेना है। बाकी कुछ और क्वेश्चन बाकी है, अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे, जब तक जय हिंद, जय भारत।